एक सेक्शन इज एल्कीन और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n और जो स्मॉलेस्ट एल्कीन होगा वो होगा C2H4 C3H6 उसके बाद C4H8 एक्सेट्रा। ठीक है, इसके जो प्रिपरेशन मेथड होंगे प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट जो होगा वो होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर CnH2n-2 मतलब अगर एल्काइन है, ठीक है, या फिर CnH2n एल्कीन है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन H2 के साथ अगर PD, PT और निकल के साथ अगर हीट करा जाए इसमें या इसमें, तो ये किस में जाता था CnH2n में और ये किस में जाता था CnH2n+2 में, और ये फर्दर इसी रिएजेंट के साथ CnH2n+2 में, मतलब ये एल्कीन में जाता था बट आइसोलेट नहीं होता है। वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन एट एल्कीन, सो फाइनली ये किस में जाता था एल्कीन में, और ये भी फाइनली किस में जाता है एल्कीन में। तो ये सिखाया था मैंने। हाँ सर, हाँ सर, है ना। तो एल्काइन का रिएक्शन एल्कीन के साथ, एल्काइन का रिएक्शन एल्कीन के साथ हो जाता था एल्केन में। अब अगर इफ वी वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन, if we want to stop this reaction at if we want to stop this reaction at एल्कीन, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन एल्कीन पे स्टॉप हो जाए, इसके लिए मैंने क्या मिलाया था बताओ। H2PD की जगह मैंने क्या लिया था H2PD BSO4 और H2PD CaCO3, याद आ रहा है? बोलो। इसको बोला था रोजनमंड रिडक्शन और इसको बोला था लिंडलार कैटलिस्ट, याद आ रहा है ये बात? यस सर। तो अगर हम चाहते हैं CnH2n-2 मतलब एल्काइन, एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बने CnH2n, so what we can use H2PD
H2PD, BaSO4 और H2PD, CaCO3। और बेटा ये एडिशन कैसा होगा ये बताया था, सिन एडिशन, याद आ रहा है? ये बात तो काफी डिटेल में देखी थी हमने। दिस विल बी सिन एडिशन। बोलो। अगर इसका रिएक्शन R डैश और कराया जाए H2PD CaCO3 along with heat, बेटा ये डबल बॉन्ड किस में, ट्रिपल बॉन्ड किस में चला गया था, सिंगल बॉन्ड में। ये R डैश और ये हाइड्रोजन कहाँ से अप्रोच हुआ था, सेम साइड से, याद आ रहा है? बोलो बेटा। हाँ ये सर। बात याद आ रहा है या नहीं, ये बताया था मैंने। और बताओ, इफ वी वांट ट्रांस एल्केन, तब क्या लिया था, ट्रांस एल्केन Na इन लिक्विड अमोनिया, और उसमें जो एल्कीन बना था वो कौन सा था बेटा, R डैश H और H, और क्या बना था, ट्रांस एल्कीन। तो अगर हम इसको बोला था मैंने बर्क रिडक्शन, बर्क रिडक्शन से ट्रांस आएगा, और लिंडलार कैटलिस्ट और रोजनमंड से सिस आएगा, सिस एल्कीन। इतनी बात क्लियर है? बोलो। तो ये रिएजेंट याद रख लेना, H2 इन PD और PT और Ni इन CaCO3 और BaSO4। ठीक है बेटा, ये आप एक एल्कीन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें किस एल्कीन का प्रोडक्शन होगा, सिस एल्कीन का। और ये याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, इसमें आपका फॉर्म हो जाएगा ट्रांस एल्कीन। तो यहां तक कोई तकलीफ किसी को, बोलो। बताओ भाई। नो सर। एक आपने सुना कभी P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट सुना क्या? नहीं सर। P2 कैटलिस्ट होता है निकल बोराइड, निकल बोराइड। इसको Ni2B3 भी बोलते हैं, Ni2B3, सॉरी Ni3B2 और Nib ऐसे भी लिखते हैं, निकल और बोरॉन का कंपाउंड। तो P2 कैटलिस्ट से भी सिस एल्कीन मिलता है। तो सिस एल्कीन के कितने ऑप्शन हो गए अपने पास, लिंडलार, रोजनमुंड और P2 कैटलिस्ट। ट्रांस के लिए क्या क्या है, बोलो बेटा। ट्रांस के लिए क्या है, वर्क रिडक्शन।
ये याद हो जाएंगे तीनों कैटलिस्ट, बोलो। अब देखो एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, किस तरीके का क्वेश्चन है देखो। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल का, ये हाइड्रोजन अंदर है, ये कायरल कार्बन हो गया, इसका रिएक्शन कराया H2PD, H2PD BaSO4 से, तो कंपाउंड ए बना, और इसका रिएक्शन कराया Li इन लिक्विड अमोनिया along with अल्कोहल भी थोड़ा सा डालते, तो कंपाउंड बी बना। What is relation in A and B? What is relation in A and B? ये कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा ये बताओ। देखो एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप है, एक कायरल सेंटर हो गया, बोलो। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। हाँ सर। और ये ऑप्टिकली एक्टिव लिए, ए क्या होगा, बी क्या होगा। बोलो, एक कुछ ऐसा होगा देखो, ये जो कायरल कार्बन है उसमें तो ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है, इतनी बात क्लियर है। और डबल बॉन्ड को तो ये टच करेगा नहीं क्योंकि लिंडलार कैटलिस्ट है, BaSO4 पॉइजन का काम करता है। बोलो बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ सर। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक्चुअली में इन रियलिटी ऐसे होता है, यहाँ सी इक्वल बॉन्ड होते हैं ना तीनों, यहाँ सी और यहाँ CH3। बोलो, इन रियलिटी ये ऐसे है। अगर जैसे कहीं ये बना हुआ है तो आप बीच में इक्वल लेंथ पे कार्बन लिख दिया करो। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं सर देखो ये, जैसे कहीं ये दिया हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब इसमें पता कितने कार्बन है, 1 2 3 4, समझ गए। जो तीनों ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। कुछ लोग कहते हैं सर ये तो इथाइन हो गया ना, तो ये इथाइन नहीं होगा, ये ब्यूटाइन हो गया, समझ गए। सेम लेंथ पे कार्बन होते हैं, मतलब दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर डिफरेंट। हाँ, इसका मतलब क्या है इथाइन, इसका मतलब क्या है ब्यूटाइन, ये बात समझ गए। तो H2PD जो CaCO3 है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ कहाँ से डालेगा, सेम साइड से, क्योंकि ये सिस एडिशन करता है। बोलो बेटा, ये बात समझ गए। हाँ सर। तो अब बताओ ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया या नहीं हुआ। और इसका कायरलिटी बचा क्या। अब तो ये कायरल कार्बन नहीं बचा ना बेटा, दिस ग्रुप इज डिफरेंट, सॉरी सेम। अगर सेम है तो ये मॉलिक्यूल कायरल से क्या हो गया, अकायरल, एंड दिस विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर बेटा इतनी बात, बोलो। हाँ सर। इसमें क्या होगा, CH3 और यहाँ CH3, ये तो एज इट इज रहेगा। ये कौन सा है, बर्क रिडक्शन। और बर्क रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन कहां से जाते थे, अपोजिट साइड में। अब दोनों हाइड्रोजन कहां से जाएंगे, अपोजिट साइड। सो दिस विल बी सेम सिस एंड दिस विल बी ट्रांस। अब बताओ बेटा, ये दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। नाउ बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट,
This is cis alkene, this is trans alkene. So this will be chiral और ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बात समझ आ गई। बोलो बेटा, इतनी बात सबको समझ आ गई तो आगे प्रोसीड करा जाए। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अगर Na-ND3 है तो दोनों क्या लगेंगे बोलो? ड्यूटेरियम। और यहाँ H2PDVSO4 है, दोनों ड्यूटेरियम ट्रांस साइड्स है। और यहाँ H2PDVSO4 है तो दोनों हाइड्रोजन। तो समझिए, इसमें हमेशा सिस मिलेगा, इसमें हमेशा ट्रांस। ये बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, एक नोट लिख लो, वी कैन नॉट कन्वर्ट टू terminal alkyne into alkene with the help of Burke reduction। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका रिएक्शन कोई पूछता है Na in liquid NH3, बेटा आपको मालूम है सोडियम मेटल टेस्ट? बोलो, सोडियम मेटल टेस्ट मैंने क्या सिखाया है? H2 गैस लिबरेट होगा सर। अगर हेलोसोनिट्रिक का कोई हाइड्रोजन है ना, अगर हेलोसोनिट्रिक का कोई हाइड्रोजन है तो क्या होता है? Na उसको इलेक्ट्रॉन देके Na+ और हाइड्रोजन H2 बना के उड़ जाता है। तो अगर आपने Na डाल दिया लिक्विड अमोनिया, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट C- Na+, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ H2 लिबरेट। तो ये आप अवॉइड करना, कौन सा? टर्मिनल अल्काइन पे ये अवॉइड करना। टर्मिनल अल्काइन पे बर्क रिडक्शन मत लगाना। हाँ, टर्मिनल अल्काइन पे आप लिंडलार वो लगा सकते हो, ठीक है? तो ऐसे मत करना। ये है टर्मिनल इंटरमीडिएट अल्काइन की, जैसे ये अल्काइन है, इसमें आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। Na in लिक्विड अमोनिया और हीट कर दो, तो यस वी विल गेट H at ट्रांसपोजिशन एंड। समझ गए? तो आपको टर्मिनल पोजीशन पर अगर एल्काइन है तो आपको बर्क रिडक्शन नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट देखो, CH111CH, इसका रिएक्शन करा Na एक्सेस में और हीट करा, एक कंपाउंड A बना, उसके का रिएक्शन CH3 CH2Br इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वो भी 2 इक्विवेलेंट ले लिए, हल्का से यहाँ भी हीट कर दिए और B बना। B का रिएक्शन H2PDVSO4 along with heat और lithium plus NH3 liquid
NC2H5OH। so यहाँ बना C, यहाँ बना D, पॉइंट A, B, C एंड D। बनाओ जरा इसको। हो गया। इसमें क्या आएगा, C111C माइनस माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा Na प्लस। बोलो बेटा ये होगा। Yes, sir. हाँ सर। अरे टर्मिनल हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन। उसके बाद ये दो इक्विवेलेंट दिए हैं, एक इक्विवेलेंट SBr को निकाल देगा। यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2CH3। बोलो बेटा। और ये दूसरे पे अटैक कर देगा, ये आ गया। यस और नो। Yes, sir. अब ये लिंडलार कैटलिस्ट है, तो दिस इज C2H5, दिस इज C2H5, तो C2H5 C2H5, और हाइड्रोजन कहां से आ जाएंगे, सेम साइड से। और ये वर्क रिडक्शन है, तो C2H5 C11C2H5 H और H, ये ट्रांस आ जाएगा और ये सिस आ जाएगा। इसको ऐसे ही बना सकते हैं। C2H5 at trans position।
क्लियर है बेटा? किसी को कोई तकलीफ इसमें? एक बार लास्ट वाला बता दो ना फिर से क्या किया उस सिस लास्ट के वाले बाद। सिस के बाद क्या? कहाँ पे सिस के बाद? ये तो वही स्ट्रक्चर बना दिया ना। अच्छा हाँ ठीक है। सर अगर एक्सेस में नहीं होता तो फिर किसी एक ही हाइड्रोजन पे अटैच होता। हाँ, अगर यहाँ सोडियम होता, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो किसी एक नेगेटिव बनता, फिर एक पे ही अटैक करता। ओके सर। अच्छा, अब देखो जरा वर्क रिडक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात। देखो समझो, वर्क रिडक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात। अगर एक बेंजीन है, या बेंजीन में एक NO2 लगा, या बेंजीन में एक OCH3 लगा, या नेप्थलीन है, ठीक है, या एंथ्रासीन है, इनका रिएक्शन अगर वर्क रिडक्शन से कराया, Na इन लिक्विड अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो समझो जरा, ये बताओ, ये Na लिक्विड अमोनिया क्या कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल रहा है। क्या यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड है? क्या यहाँ बेटा कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं सर। नो सर। नहीं है। तो याद रखना, वर्क रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में तो बदलता ही है। अगर बेंजीन सिस्टम है, अगर बेंजीन सिस्टम है, बेंजीन में कितने बॉन्ड है? कितने पाई बॉन्ड है? 3। बेंजीन सिस्टम को जिसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, उसको 2 पाई बॉन्ड के सिस्टम में बदल देता है। और 2 पाई बॉन्ड बेटा ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस में नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, उसको एक अनस्टेबल 2 पाई बॉन्ड सिस्टम में बदल देता है। मतलब बेसिकली बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड में से ये 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर दे रहा है। तो फिर कितने पाई बॉन्ड बचेंगे? 2। और 2 आपको ऐसे प्लेस करने हैं कि वो दोनों रेजोनेंस में नहीं होने चाहिए। तो समझ गए? अरे बताओ भाई, समझ आया है नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको 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 अप्लाई करो आप सिर्फ। देखो, ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, वो तो हो गया वर्क रिडक्शन का एक काम। सेकंड काम बता रहा हूँ कि अगर कहीं एरोमेटिक बेंजीन सिस्टम है, तो बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। तो बेटा बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड में से अगर एक रिड्यूस कर दिया, तो बेंजीन में बचेंगे कितने पाई बॉन्ड? 2। और 2 को ऐसे सिचुएटेड करना है आपको, ऐसे रखना है कि वो दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बताओ। हाँ सर। यस सर। क्लियर है? इसमें आप कहीं भी रखो, देखो यहां रखो या यहां रखो, सब तो सेम ही है बेटा।
बोलो, या आप यहां रखो ऐसे, सब तो सेम है ना। बोलो बेटा, अब बताओ सेकंड वाले में कहाँ रखोगे। देखो इसमें भी 3 में से 2 बचेंगे, इसमें भी 3 में से 2 बचेंगे, इनमें भी 3 में से 2 बचेंगे, इसमें भी किसी 3 में से 2 बचेंगे। बताओ क्या होगा। अब देखो सुनो बेटा, इस NO2 का कौन सा नेचर बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बोलो। यस सर। तो अब देखो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तो NO2 रहेगा ही, तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस पे लगा है उस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देना। क्या बोला मैंने, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो जिस पाई बॉन्ड पे लगा है, तो इधर दिस विल बी दिस साइड और दिस साइड। बेसिकली ऐसे होगा ना, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। बोलो, उसको पक्का रिड्यूस कर देना। तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, फिर इसका मतलब अब यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड आपको नहीं रखना है, देन यू हैव ओनली वन पॉसिबल। मैंने क्या बोला उसको दोबारा समझो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन पे है वहां पे फाइनली पाई बॉन्ड नहीं रखना है। अभी समझाऊंगा क्यों। जब यहाँ नहीं रखना है तो इसका मतलब इन 2 प्लेसेस पे आप रख नहीं सकते हो, फिर आप यहीं रख पाओगे। फिर आपको अगला ऐसे रखना है कि रेजोनेंस ना हो, देन वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी। बोलो बेटा, ये बात समझ आई। बोलो। हाँ सर। यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो आपको उसको पक्का रिड्यूस नहीं करना है। किसको, जो इससे जुड़ा है पाई बॉन्ड, इसको जब पक्का रिड्यूस नहीं करना है तो यहाँ होगा, और अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो फिर दूसरा यहाँ होगा। बोलो बेटा, यस सर। मैंने क्या सिखाया ध्यान से समझो। ये केमिस्ट्री का बहुत टफ रिएक्शन है, बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको आंसर लाना है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आप जिस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाए वहां पाई बॉन्ड फाइनली मत रखना। जब आप यहाँ 2 जगह पाई बॉन्ड नहीं रखोगे, देन वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, बिकॉज मैं यहाँ रख सकता हूँ, फिर मेरे को अगला ऐसे रखना है कि कॉन्जुगेशन ना हो। समझ गए। और अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो आप वहां रखना पाई बॉन्ड जिस पे वो जुड़ा है, वो रखना कंपलसरी है। अब देखो इसका लॉजिक भी देते हैं। बेटा वर्क रिडक्शन क्या है, फाइनली है तो रिडक्शन ना। बोलो, वर्क रिडक्शन, इट्स अ रिडक्शन। बोलो, रिडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, किस पॉइंट पे ज्यादा होता है रिडक्शन, बताओ। रिडक्शन का मतलब होता है कि सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाए, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो बेटा ये बताओ, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन लूज। तो अब आप खुद सोचो, ये पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा या ये पाई बॉन्ड या ये पाई बॉन्ड, सोच के बताओ। NO2 वाला सर, NO2 वाला क्यों। लोन पे रहना है नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास NO2 में कहा लोन पेयर है। नहीं है सर, सॉरी सर।
अरे रिडक्शन का मतलब टेंडेंसी टू लूज, टेंडेंसी टू एसर्ट इलेक्ट्रॉन ना। अरे किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कब होगा? जब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना। Yes, बोलो। sir. तो अब इन 3 पाई बॉन्ड में सबसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पाई बॉन्ड कौन होगा? जो NO2 के सबसे पास है, Yes, sir. तो उसमें डिफिशियंसी मैक्सिमम होगी, और उसमें डिफिशियंसी मैक्सिमम होगा तो उसका रिडक्शन तो पक्का है। समझ आया? अरे बताओ भाई। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ये वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसका रिडक्शन लीस्ट प्रोबेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। अरे समझ गए? अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ देखो, इसको एज इट इज रख लेते हैं और ये यहाँ आ जाएगा। बोलो बेटा, एक बेंजीन रिंग किस में कन्वर्ट हो गया? देखो 3 बॉन्ड थे, इसमें 2 हो गए। इसमें बेटा याद रखना, हमेशा बीच वाली रिंग का वर्क रिडक्शन होगा। तो बीच वाली रिंग का इसलिए होता है, समझना ध्यान से सकता हूं, क्योंकि 2 रिंग अभी भी एरोमेटिक रहते हैं। जो समझ गया, ये अभी भी एरोमेटिक है, ये अभी भी एरोमेटिक है। और इसमें देखो 3 में से 2 पाई बॉन्ड बचे। ये तो नॉर्मल वही है, बीच वाली रिंग को किसमें, इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? तो क्या याद रखना है बताओ वर्क रिडक्शन में, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे दूर बनाना पाई बॉन्ड। ठीक है, दूर बना दिया और सामने एक बना देना। और अगर OCH3 है तो उसके पास बनाना और फिर एक उसके सामने बना देना। बेटा समझ आ गई ये बात? बोलो। ये बात क्लियर है सबको? बोलो। यस सर, यस सर। चलो अब बताओ जल्दी से, यहाँ अगर CH3 होगा तो कहाँ लगाओगे? CH3 में कहाँ लगाओगे? दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना। हाँ सर, हाँ सर। उसके पास। रिलीजिंग में कहाँ, उसके पास वाले में रखोगे, फिर अगला यहाँ रख देना। Yes, sir. अब बताओ COOH में कहाँ लगाओगे? COOH ओवरऑल क्या होता है, रिलीजिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। अरे बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैंने कितने टाइप के कंपाउंड में आपको वर्क रिडक्शन बताया? एक तो ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में, यस और नो। और अगर एक बेंजीन है तो किस में चला गया, इसमें। और तीसरा केस एक और याद रखना, वर्क रिडक्शन का तीसरा केस जो जेई में आ सकता है, NaN लिक्विड अमोनिया। अगर ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, समझ गए? तो इसमें क्या करना आप, ये सिस्टम है, बस आपको ये पाई बॉन्ड बीच में ला देना और किनारे में हाइड्रोजन अपने आप देना। तो 3 केस मैंने आपको बता दिया। 3 केस कौन कौन से हो गए? अगर डबल सिंगल डबल जैसा एल्कीन है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 पाई बॉन्ड है, तो उन दोनों पाई बॉन्ड को साफ करके बीच में रख देना। क्लियर है बेटा? अरे इसमें भी तो बेटा यही हुआ है, देखो डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल,
साफ करके कहाँ रख देना है पाई वन बीच में, बोलो। Yes, sir. क्लियर है ना? तो वर्क रिडक्शन समझ आ गया, बोलो। यस सर। कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, वर्क रिडक्शन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनफैक्ट बेस्ट क्वेश्चन है ये अभी तक का। हाइड्रोकार्बन में इतना अच्छा क्वेश्चन अपन ने नहीं करा। OCH3 इसका रिएक्शन कराओ Na in liquid ammonia along with alcohol से A बना, और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, इससे B बना। फाइंड A एंड B। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बिकॉज आप समझो, अगर ये No, चमके तो ये इंफॉर्मेशन पता होने के बाद भी आप गलती। कभी कभी होती है सब दिक्कत। हाँ तो दिक्कत होगी, पूछ क्यों नहीं रहे हो? दिक्कत होती है और शर्मा जाओ, है ना, हमसे ना पूछो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। हमको मालूम है कहाँ दिक्कत होती है, बट वो आपको पूछना चाहिए ना, आप पूछोगे तो अच्छा लगेगा। यस सर, सॉरी सर। चलो उसका इलाज करेंगे किसी दिन। अभी ये समझ आ गया, CH3 का तो प्लस आई होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। मैं उसका आपको चार्ट है ना एक GOC का, प्लस आई और माइनस आई। अरे वो चार्ट छोड़ो, मैं आपको जितना GOC पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है ना, उसका एक सेशन नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है? ठीक है। जो जो सारी जगह यूज होता है ना GOC, वो एक साथ एक सेशन में कर ले। बाकी GOC के जो 10-12 लेक्चर हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट कुछ कुछ बातें पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगी, वो ले लूंगा मैं, ठीक है? हाँ देखो बेटा, ये OCH3 ओवरऑल कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग। यार रिलीजिंग होता है ना यार ओवरऑल। अभी तो करा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी रिलीज। OCH3 का प्लस एन ज्यादा होता है ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा, बोलो। बोलो। हाँ सर। यस सर। ये आपका हो गया कंपाउंड A। अब देखो जरा, ये ऐसा है, यही A है ना। अब हमें ये देखना है H+ कहाँ अटैक करेगा। तो देखो ये जो लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, इसका पूरी लोन तरह पेयर इसके से साथ लैग कर रहा है रेजोनेंस। सर। बोलो, बताओ भाई। हाँ सर। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड ना, यस लोन सर। पेयर सिंगल डबल। और अगर यहाँ पे ये रेजोनेंस में है,
इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा डेफिनेटली, बोलो। सच सच बताओ, ये रेजोनेंस कितने लोगों को पता है? झूठ बिल्कुल मत बोलना। उसके बाद ये आपका RS1 है, ये RS2 है, ठीक है, और ये आपका हाइब्रिड बनेगा कुछ ऐसा। ये कितने लोग को मालूम है? दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज RS1, दिस इज RS2। एक बार हैंड रेज करो। ये पूरी स्टोरी कितने लोग को मालूम है? अच्छा, किसको मालूम नहीं है ये बता दो। ये मुझे नहीं पता यार। जिसको नहीं पता ये बता दो, हैंड रेज कर दो। जिसको नहीं पता वो जल्दी से हैंड रेज करो। ठीक है, और सुनो, अगर बेटा ये नहीं पता ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ते रहो, मार्क्स आएंगे 0। कितने मार्क्स आएंगे? 0, अगर ये चीज आपको नहीं पता। बिकॉज ये हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। और ये देखो एक्चुअली में अब क्या है, अब आप सारा कुछ थोड़ी ना वैसे रट लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये जो RS1 और RS2 है, RS1 और RS2, इन दोनों का हाइब्रिड ये है। अब बताओ H+ पर कौन अटैक करेगा? इन रियलिटी ये इस फॉर्म में होगा, तो कौन सा टर्मिनल अटैक करेगा? ये नेगेटिव वाला टर्मिनल ही अटैक करेगा ना। ये कैसे पता चलेगा? जब आपको किसी मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस किस तरीके से ये पता चले। बोलो बेटा। Yes, sir. अरे बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल अटैक कर रहा है H+ पर, तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ माइनस आया होगा, यहाँ प्लस। तो इस एल्कीन का एडिशन, ये मैंने अभी एक दिन बताया था आप लोग को। अभी सुनो, सिर्फ रिजल्ट बता देता हूँ, अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को बड़ी दिक्कत होगी इसमें। यहाँ पे OH मैंने जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर ये OH इसको निकालेगा, किस मैकेनिज्म से निकालेगा बताओ? किस मैकेनिज्म से निकालेगा? एक काम करो जरा, ये A आ गया और ये आता है B ये आता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, अभी समझेंगे अपन बाद में। मेन प्रॉब्लम पता क्या है? मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये जो इसके बाद है वो तो चलो इजीली समझ आ जाएगा, वो एल्कीन का एडिशन है, वो तो एल्कीन का एडिशन है। हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए हमें क्या नहीं आता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ देखना बेटा, ध्यान से देखना। मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है और इसका रिएक्शन हमें कराना है HBr से। ध्यान से देखना,
तो एच बी आर में क्या है, एक H प्लस और एक Br माइनस। क्लियर बेटा, एक H प्लस एंड एक Br माइनस। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे कौन अटैक करेगा? तो देखो अब हमें मालूम है बेटा क्या, कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं? यहाँ रेजोनेंस शो हो रहा है या नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा हाँ बोलो, सर। दिस इज RS1, दिस इज RS2। ना तो RS1 जैसा ये पाया जाएगा मार्केट में, ना RS2 जैसा। ये इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। रियल एग्जिस्टेंस इसका क्या होगा? इन दोनों का हाइब्रिड। रियल एग्जिस्टेंस होगा इन दोनों का हाइब्रिड, और एक पे प्लस डाल दो और एक पे माइनस डाल दो। तो अब बताओ इन रियलिटी कौन कौन से टर्मिनल, ये ऐसा पाया जाएगा मार्केट में? नो। ये ऐसा पाया जाएगा? नो, बिकॉज दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। बेटा बात समझ आ रही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल एग्जिस्टेंस होता है। और अगर इसका रियल एग्जिस्टेंस है तो ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में पाया जाएगा। बोलो, तो बताओ भाई। तो अब बताओ कौन सा टर्मिनल Br से जुड़ेगा और कौन सा टर्मिनल H से जुड़ेगा? ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो Yes, sir. और तो अगर बेटा ये दोनों यहाँ जुड़े, अगर ये जुड़े, इट मींस पाई बॉन्ड पूरा का पूरा कहाँ इंटैक्ट हो जाएगा? बीच में। यहाँ आ गया आपका Br, यहाँ आ गया H। बोलो बेटा ये बात समझ आई? सो ओवरऑल फीलिंग ऑफ रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है आप लोग को। और ये मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में किसी भी मोमेंट पे पेपर में कितनी भी जगह यूज हो सकता है। ये अगर नहीं आता है तो मैंने तो आपके बहुत हाईएस्ट मार्क्स बता दिए हैं, 0। आपके नेगेटिव आएंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर वो जो पिछला वाला था उसमें एक और स्ट्रक्चर बनेगा ना, जिसमें लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव। हाँ हाँ वो होगा। हाँ ये होगा। तो सर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कैसे आ सकता है? 0 हो जाएगा ना वो। बेटा किसी, लेकिन होगा तो पोलर ना, किसी एक साइड मूवमेंट ओवरऑल होगा ना। किसी एक साइड ओवरऑल मूवमेंट होगा ना, बिकॉज ये फ्रेम मैंने थोड़ी लिया है, अभी इसमें कुछ और सब्स्टिट्यूट होंगे ना। हाँ ठीक, हाँ फिर बैलेंस चला जाएगा। हाँ मतलब अपन ये बात कर रहे हैं कि इफ वी आर हैविंग दिस सिस्टम, ठीक है, देन ये अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकता है, प्लस टर्मिनल्स भी अटैक कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बट मैं आपको बस एक एंगल बता रहा हूँ, अभी अपन फाइनल कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं। हाँ सर। जैसे ये क्वेश्चन जेई में आता है, देखो जस्ट आपको थोड़ा सा फीलिंग दे रहा हूँ रेजोनेंस का। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आया कि H प्लस H2O, मतलब H प्लस किस पर अटैक होगा, 1, 2 या 3? विच साइड will have maximum tendency to attract H plus ion? 1, 2, 3 बोलो।
कौन सा वाला बेटा? थर्ड होगा, बिल्कुल सही है। थर्ड क्यों होगा? नाउ दिस इज अ रेजोनेंस शोइंग मॉलिक्यूल। रेजोनेंस शोइंग मॉलिक्यूल है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एक तो ये हो गया RS1 और एक ये पक्का होगा RS2। बोलो बेटा, होगा ना? अरे इसने पेयर ने इलेक्ट्रॉन हाँ दिए सर। और ये नेगेटिव ये प्लस। बोलो। Yes, sir. और इन दोनों का हाइब्रिड। अब इन रियलिटी ये तो पाए नहीं जाएंगे दोनों, इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियल एग्जिस्टेंस होगा इनके हाइब्रिड का, और हाइब्रिड होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सो विच विल बी which site will have maximum tendency to attract H plus? थर्ड। थर्ड। बेटा समझ आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब बताओ। Yes, sir. 1 2 3 4 H plus है, Br minus है। Which site will have maximum tendency to attract Br minus? At room temperature. Sir, 1. अब देखो, इसमें देखो बेटा, एक तो ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो। हाँ और एक ये होगा। कौन सा वाला कार्बेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, या कौन सा वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा मिथाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। मिथाइल इज हाँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, Yes, sir. सो दिस वन विल बी प्रेफर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, समझ आया? सर, ये अप्रोच में क्या गलत है बता सकते हो? इसमें सर, अगर नीचे वाला केस लिया तो माइनस पे और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मिथाइल से, तो वो ज्यादा डेस्परेट होगा ना H प्लस के लिए। नहीं, बट उसका कंट्रीब्यूशन ही कम होगा ना बेटा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका शेयर ही कम होगा हाइब्रिड हाँ में। हाँ हाँ, समझा समझा समझा। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। तो हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है रेजोनेंस का? बोलो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये x है, ये y है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा एक्स वाई में?
ये x है, ये y है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, x एंड y में। ये इसको अल्फा बीटा बोल दो। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको रेजोनेंस का बिल्कुल परफेक्ट प्योर फीलिंग होगी। सर बॉन्ड लेंथ सेम होगा। ऊपर वाले का। x विल बी इक्वल टू y। यस सर। ठीक है, और इसमें सेम होगा सर। ये आंसर सही है, ये सही है ना। एनीबडी इज हैविंग डिफरेंट आंसर? बेटा सुनो, ये आंसर सही है। ऑल बॉन्ड्स, ऑल सीसी बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बेंजीन। ठीक है, बट ये गलत है। ऑल सीसी बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल इन नेप्थलीन। कौन एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों? सर यूनिक कार्बन है। क्या? सर दोनों के कार्बन अलग है। तो उससे क्या होगा? तो सर जितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। अच्छा, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे सर उसको सर एच और सी के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अल्फा वाले के पास अल्फा वाले का जो कार्बन है वो और दो कार्बन से जॉइंड है। सर मेरे पास मैं सॉलिड नहीं हूँ, गैस कर रहा हूँ। वो तो तुम आंसर देख के कर रहे हो ना गैस। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ सॉलिड आंसर हम बताते हैं। देखो बेटा, यहाँ देखो, देखो बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है, बोलो बेटा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है ना बेटा, देखो। यस सर। और ये दोनों की स्टेबिलिटी जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये इक्वल कंट्रीब्यूटर होंगे, बोलो बेटा। अच्छा, और इनको बोलते हैं नॉन चार्ज स्ट्रक्चर, या फिर आपने एक टर्म सुना होगा कैकुले स्ट्रक्चर। सुना या नहीं सुना, बोलो। इन स्ट्रक्चर्स में चार्ज नहीं है ना। यस सर। और बेंजीन के ये भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एनसीईआरटी में बने देखे होंगे आपने। एक ऐसा, एक ऐसा, ये देखे बने हैं नहीं? ये देखे हैं आप लोग हैं ऐसे। यस सर।
ये स्ट्रक्चर का पता क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इतना लंबा बॉन्ड थोड़ी ना बनेगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इनको क्या बोला जाता है? चार्ज्ड स्ट्रक्चर। बेटा ध्यान से समझना पूरी स्टोरी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ रेजोनेंस। और इनको बोलते हैं डीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होंगे? इन तीन की स्टेबिलिटी तो इक्वल होगी, तो तीन बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। Yes, sir. बट इनमें चार्जेस हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। और पता है ये तीनों रहते हैं 20% के आसपास। इसका मतलब एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 6%। ये दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। और ये होते हैं बेटा 80% के आसपास। इसका मतलब ये 40% है और ये 6% के आसपास है। तो ये कहलाते हैं आपके माइनर कंट्रीब्यूटर। और ये क्या होता है? आपके मेजर कंट्रीब्यूटर। किसमें कंट्रीब्यूट करना है इनको? इन रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेटा ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप हमेशा चार्ज के सामने नॉन चार्ज को आप निग्लेक्ट कर दिया करो। आप क्या कर दोगे? चार्ज, अगर आपसे पूछा किसी ने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप आंसर कितना करोगे? 2। क्यों? मैंने क्या बोला? चार्ज अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा होता है कि आप चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को निग्लेक्ट कर सकते हो। बेटा इतनी बात समझ आई? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। अब देखो जरा, अगर आपसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ या कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन पूछा जाए तो बताओ आप क्या बताओगे? Same है sir. अरे कितना आएगा? किसी एक बॉन्ड पे चेक कर लो। ये क्या कर, इस बॉन्ड पे चेक कर लो बेटा। अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है। ये क्या कह रहा है? यहाँ सिंगल बॉन्ड। बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? अरे दोनों तो इक्वल स्टेबिलिटी के हैं। बोलो। तो इन रियलिटी इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा वो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा ना, डॉटेड। अरे ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड है, ये कह रहा है डबल बॉन्ड है, और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। Yes, sir. Partial double. तो ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हर एक पॉइंट का कितना आएगा? 1+1/2। एक बॉन्ड तो सब में इंटैक्ट है और आधा बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। 3 बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है 6 प्लेसेस पे, तो 1+3/6। सो दिस इज 1+1/2, दिस इज 3/2। बोलो बेटा ये समझ आया? Yes, sir. लेकिन सुनो, एक्सपेरिमेंटली ये जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, एक्सपेरिमेंटली ये जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1.5 से हल्का सा कम आता है। क्यों? बोलो क्यों कम आएगा? इज लेसर देन 1.5। ये 1.46 के आसपास आता है। दिस इज ड्यू टू, बोलो किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू 20% ऑफ दीवार स्ट्रक्चर Charge structure. और चार्ज स्ट्रक्चर। बेटा ये बात समझ आई? देखो दीवार स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 बॉन्ड ही तो हैं जो 6 जगह बटेंगे। बोलो
तो 2/6 कंट्रीब्यूशन आएगा, इनकी वजह से 3/6। बोलो, तो इसके हिसाब से होना चाहिए 1 + 2/6, लेकिन इसका कितना है 20%, और ये क्या होगा 1 + 3/6, और इसका कितना है 80%। बोलो बेटा, ये समझ आई बात? सर 1+ क्यों किया है? बेटा 1 तो सिग्मा बॉन्ड है ही ना हर प्लेस पे। ओह हाँ हाँ, yes. बॉन्ड ऑर्डर में 1 तो हमेशा रहेगा जो सिग्मा बॉन्ड है। नाउ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, ये 2 पाई बॉन्ड है ना, Yes sir. यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 कितने प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं 6 पर, और यहाँ 2 कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं 6 पर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1 + 2/6। अगर आप सब कुछ सिमेट्रिक मान लो तो 1 + 2/6 ही होगा ना मैक्सिमम। Yes sir. इसमें क्या होगा 1 + 3/6, लेकिन हाँ। एक्सपेरिमेंटली इनका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसका 20%। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो। तो बताओ इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 1 + 2/6 का 20% प्लस 1 + 3/6 का 80%, 1.47। ये आ जाएगा 1.47। बेटा बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली चमका। क्या चल रहा है यहाँ पे, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बॉन्ड लेंथ किसके हिसाब से मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से या हाइब्रिड के हिसाब से? बोलो Resonating structures. भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड का ही रियल एग्जिस्टेंस है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। अच्छा चलो मैं तुमको एक बात बताता हूं। अभी मान लो आप तीन फ्रेंड है, ठीक है, ए बी और सी। आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है। अब कोई स्टार्टअप करोगे तो उसमें आपके पैसे लगे, यस और नो? अब समझना, इन तीन ने एक कंपनी बनाई जिसका नेम रखा उन्होंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नेम क्या है बताओ? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? ए ने कंट्रीब्यूट करा, मान लो 50% इन्वेस्टमेंट करा, बी ने 20% और सी ने 30%। ये उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे। तो बताओ कंपनी का जो 10 शेयर होगा उसमें से 5 शेयर इसके पास है, ए के पास, 2 शेयर किसके पास है, बी के पास, तो 3 शेयर किसके पास होंगे, सी के पास। ये बात क्लियर है? अब बताओ जरा, ये जो एबीसी कंपनी है ये है किसकी? तीनों की। और अगर प्योर फॉर्म में बोला तो किसी की नहीं है। हाँ सर। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगा वो 50% ए का होगा, 20% बी का होगा, 30% सी का होगा। क्लियर है? और इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। आप खुद सोचो, अगर ये 1 रुपए निकालना चाहेगा कंपनी से तो ऑफिशियली ये निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके 3 पार्टनर हैं। तो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। वैसे ये है, भले इसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका 40% है, इसका 6.6% है, इसका 6.66% है, इसका 6.66% है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट आप बोलोगे कि भाई बेंजीन इसकी जैसा है तो गलत हो गया ना फिर तो, या बेंजीन ये है तो अभी तो गलत हो गया। Yes sir. बेंजीन ये है वो भी बिल्कुल फालतू बात है। बेंजीन तो इनमें से कोई नहीं है ना। बेंजीन क्या है? इन पांचों का हाइब्रिड। इन पांचों के इन्वेस्टमेंट को आप मिला दो। बेंजीन में यस ये बोल सकता हूँ 40% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा,
40 इसका, 6.66 इसका, 6.66 इसका और 6.66 इसका, तब जाके बेंजीन बनेगा। तो बेंजीन के अगर आप कोई प्रॉपर्टीज, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा चेक करोगे तो बेटा क्या वो इस जैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना इस जैसा मिलेगा, ना इस जैसा मिलेगा, ना इस जैसा मिलेगा, ना इस जैसा मिलेगा। बट मिलेगा क्या? इनकी आप प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दो तो मिल जाएगा आपको बेंजीन। बेटा बात समझ आई? बोलो। यस सर। तो इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, उनके मतलब है हाइब्रिड का। हाइब्रिड से आप सारी चीजें देखना। तो अब देखो जरा, और हाँ, आज मैंने बना दिए हैं चार्ज स्ट्रक्चर, वो 20% होते हैं। नेप्थलीन के केस में 3 स्ट्रक्चर है और वो 20% है, बहुत कम है, ठीक है, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वैसे इन सब में अब आप चार्ज स्ट्रक्चर मत बनाना। तो इसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछूं बेटा तो कितने होंगे बताओ? चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो ये है। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो इसके, यहाँ देखो, इसके बेटा जो स्ट्रक्चर होंगे, एक तो ये हो जाएगा, बोलो। अच्छा ये एक्स और ये वाई था ना, ये अल्फा बीटा, बोलो बेटा। दिस कैन बी वन ऑफ Yes, द sir. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस कैन बी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोलो। नेक्स्ट बेटा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है क्या? चेक करो, बोलो। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बोलो बोलो जरा। ये किसी को सेम तो नहीं दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बोलो बेटा, इस रिंग को देखो ढंग ढंग से। तो ये अगर बेंजीन है तो ये उसका ऑल्टरनेट बेंजीन बना है। अरे बताओ भाई। Yes, हाँ sir. सर। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये होगा। ये और ये सेम है या डिफरेंट है? बोलो। अरे बेटा ये सर एरोमेटिक डिफरेंट है। ये Different, एरोमेटिक, sir. ये एरोमेटिक है या नहीं है बताओ पहले। ये रिंग, अरे डबल सिंगल डबल 3 रिंग 6 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक हो गया। हाँ Yes, सर। sir. ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, चेक करो बेटा। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ सर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ सर। बोथ आर एरोमेटिक। इसमें ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें बेटा राइट वाला है, इसमें लेफ्ट वाला है, इसमें दोनों है। अब बताओ इन दोनों में हीरो कौन होगा, या कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा? आप बताओ। बीच का। इसका कंट्रीब्यूशन पक्का ज्यादा होगा, बोलो। हाँ अरे सर। ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा ना। Yes, yes, sir. और अगर ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा तो डिसीजन मेकिंग में इसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, हाँ सर। डिसीजन इसके हिसाब से होंगे, बोलो। और ये माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, ये भी माइनर होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा माइनर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्सो नॉन चार्ज। तो लेट्स से इसका डिसीजन मेकिंग मान लो 50% है और इनके 25-25% है, ठीक है। तो अब बताओ जरा, आप समझना जरा ध्यान से समझना। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। आप अपने आप को समझना। मान लो ये 3 आपके बॉस हैं, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं उसी कंपनी में, आप एम्प्लॉई हैं।
आपको अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई ये बॉन्ड लंबा है या ये बॉन्ड। तो आप तीनों बॉस के पास पहुंचोगे, उसने बोला भाई ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब लंबा कौन है, अल्फा। और आप स्मार्ट हो, आप क्या मानोगे कि अल्फा में 25% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और बीटा में 25% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आप तो इस बॉस का मालूम है ना आपको परसेंटेज कितना है कंपनी में, 25%। तो आपने ये रीस्टोर कर लिया, आपने ये लिख लिया। फिर आप दूसरे वाले के पास पहुंचोगे तो वो बोलेगा कि भाई जो अल्फा है वो डबल बॉन्ड है और जो बीटा है वो सिंगल बॉन्ड है और इसका कंट्रीब्यूशन कंपनी में कितना है, 50%। और बेटा आप तीसरे बॉस के पास पहुंचोगे, वो बोलेगा कि भाई अल्फा इज डबल बॉन्ड एंड बीटा इज सिंगल बॉन्ड। तो ये भी डबल बॉन्ड बोल रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बोल रहा है और ये बेचारा सिंगल बॉन्ड बोल रहा है और इसके अकेले से ही काम हो जाना था। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है ना। तो बेटा बताओ इन रियलिटी ये वाला जो बॉन्ड होगा, इन रियलिटी ये वाला जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। अरे बताओ भाई, ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। Yes. तो बताओ, अब आपको मैं सीधे सीधे बिल्कुल हिंट देता हूँ, कोई भी कंपाउंड पूछा जाए उसका आप मेजर कंट्रीब्यूटर बना लिया करो। इसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा था बताओ? ये यही था ना मेजर कंट्रीब्यूटर। जो Yes, कंपनी sir. का सबसे बड़ा बॉस हो, जो सबसे बड़ा मालिक हो, उसके पास चले जाओ अगर आपको तीनों के पास जाने का हिम्मत नहीं है तो। समझ गए? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और मेजर कंट्रीब्यूटर क्या कह रहा है कि डबल जो ये है ये डबल बॉन्ड है और जो बीटा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। और ये आपका आंसर सही है बेटा। ये अगर ये बात समझ आ गई हो तो बताओ। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर ये परसेंटेज कहां से आया? प्रणव बताओ जरा, ये परसेंटेज कहां से आया? सर वो बीच के दोनों रिंग्स एरोमेटिक है दोनों, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे का एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक है। इनका परसेंटेज इक्वल होगा और इसका ज्यादा होगा। हाँ सर। लेकिन ये 50 कहां से आया? भाई ये समझाने के लिए लिया था। हाँ सर। इसका इसका जो भी होगा मैक्सिमम होगा ना, इन दोनों से ज्यादा होगा। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन और बताना। नॉन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नॉन चार्ज, बेटा बेंजीन के नॉन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने सिखाए मैंने? बोलो। 2। और दोनों का इक्वल स्टेबिलिटी थी। बोलो बेटा, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर थे ना। यस सर। नेक्स्ट नेपथलीन में इसका आंसर आएगा 2। नेपथलीन में कितना सिखाया? 3। इसमें एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये कैसा कंट्रीब्यूटर होगा? ये दोनों माइनर कंट्रीब्यूटर। बोलो बेटा। Yes, और sir. ये कौन सा होगा? मेजर कंट्रीब्यूटर।
ठीक है। और इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो कितने आएंगे? 3। इसमें ये एरोमेटिक, इसमें ये एरोमेटिक, इसमें ये एरोमेटिक, इसमें ये एरोमेटिक। So this will have highest stability. Clear है इतनी बार? So in case of benzene, we got 2. In case of naphthalene, we got 3. Now next question is third. What will be in case of anthracene? This is anthracene. एंथ्रासीन कितना आएगा बनाओ जरा। ये एंथ्रासीन है एंड ये आपका ये फेनेंथ्रीन है। फेनेंथ्रीन और फिफ्थ वन दिस वन इज ट्राइफेनाइलिन। नॉन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इन तीनों को। एंथ्रासीन कितना आया? बेटा 3 से तो पक्का ज्यादा आएगा ना। एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं 4 और इसके आते हैं 5। देखो जरा कैसे। बेटा यहाँ देखो बेटा, ये आपको 4 फ्रेम दिख रहे हैं क्लियरली? हाँ सर। अब देखो जरा, सबसे पहले आप कैसे भी स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। अब आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रखने हैं। ये रख गए, उसके बाद क्या होगा ये, उसके बाद ये। इसमें बेटा कितनी रिंग एरोमेटिक आई है? सिर्फ ये अकेला बेटा, एक। ये अकेला है ना। अब देखो सेम रेप्लिकेट कर दो, जो आपने यहां से शुरू करा वो यहां से शुरू कर दो। इसमें ये एरोमेटिक बेटा, ये दोनों डिफरेंट हो गए। हाँ सर। उसके बाद जो आपने यहां से शुरू करा था ना, यहां से वो आप यहां से शुरू कर दो, तो कुछ ऐसा आएगा। फिर ऑल्टरनेट ऐसा,
फिर ऑल्टरनेट ऐसा, अब ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, सो दिस विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। अब यहाँ पे जो आपने यहाँ से शुरू करा था वो यहाँ से, दिस विल बी एरोमेटिक, दिस विल बी एरोमेटिक। अब बताओ कौन से दो मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे? इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इन दोनों का इक्वल होगा, बट इनका ज्यादा होगा। बेटा बोलो, अरे Yes, बताओ भाई। sir. तो डिसीजन मेकिंग किसके हिसाब से होगी? अरे समझ आया या नहीं? Yes, sir. समझा. अच्छा, किसी का और कोई स्ट्रक्चर बना हो तो बताओ। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये दोनों इक्वल स्टेबल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, बट ये ज्यादा स्टेबल। बेटा एंथ्रासीन समझ आया? बोलो। हाँ सर। पेनिथ्रीन में 5 आएंगे, बना के देखो एक बार बेटा, मजा आएगा अगर बना लोगे तो, फील गुड होगा आपको। ये होता है पेनिथ्रीन। इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। शुरू करें? ये आ गया किसी का 5? किसी ने 5 बनाया? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो।
बेटा हो गया, बोलो 5 आया सभी का? बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। 4 आया होगा है ना? 3। अच्छा देखो यहाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ देखो, यहां से अपन शुरू कर दें, यहां से शुरू करो, ठीक है। अब ऑल्टरनेट रखने हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रखेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट रखना है, यहाँ ये छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अब बताओ ऐसा करने में एरोमेटिक कौन कौन से हुए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ढंग से देखो, बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। और देखो इस वाली पहली रिंग को आप चेंज कर दो, जो यहां से कराया आपने वो थोड़ा सा अलग वाले से कर दो। इसका क्या फायदा हुआ? तीनों एरोमेटिक होगा। बोलो। Yes, sir. कितनी बात क्लियर है? तीनों एरोमेटिक हो गए। अब समझो, ध्यान से समझना बेटा। ये जो एरोमेटिक है, इसका पाई बॉन्ड बगल वाली रिंग में शेयर्ड है क्या? नहीं है ना? अरे इसका पाई बॉन्ड कॉमन नहीं है ना, Sir. लेकिन इसका पाई बॉन्ड दोनों में कॉमन है। देखो Yes, sir. इसका मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूं, देखो ऐसे इसका कॉमन करा दूं और इसका इंडिपेंडेंट करा दूं। देखो इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं, आप आराम से सोच लो, समझ लो, फिर बात करो। बोथ आर डिफरेंट और नॉट? बेटा ये इंडिपेंडेंट एरोमेटिक था, ये शेयर्ड एरोमेटिक है। ढंग से देखो तो इन्हीं में आपको अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाएगा बेटा, इन्हीं दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। बोल तो दो यस और नो, समझ आया है नहीं? Yes. अच्छा अब देखो, इसमें जो बेसिक अप्रोच है ऐसे होता है, ये भी शेयर्ड है इसमें, ये भी शेयर्ड है, दोनों शेयर्ड रखे, दोनों शेयर्ड है बेटा। बोलो, दोनों टर्मिनल रिंग बीच हाँ में सर। शेयर्ड है, पाई बॉन्ड दोनों शेयर्ड। अब राइट वाला शेयर्ड, फिर लेफ्ट वाला शेयर्ड। अब बताओ ये कौन सा होगा? दोनों अनशेयर्ड। अरे बोलो भाई। हाँ सर। ये 4 हो गए, पांचवा बताओ कौन सा होगा? सर जिसमें बीच का एरोमेटिक होगा और बाजू के 2 एंटी एरोमेटिक होगा। यस, वेरी गुड। अब बताओ इस सीरीज का हीरो कौन होगा? इस मॉलिक्यूल की कहानी कौन लिखेगा? सर वो सेकंड वाला जिसमें तीनों रिंग एरोमेटिक है। ये समझ गए? और ये 3 जो होंगे, ये 3 ये इक्वल होंगे लगभग लगभग, है ना? ये सेकंड हाईएस्ट स्टेबल होंगे, ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी इसकी। क्लियर है ना? और इसकी लोएस्ट स्टेबिलिटी। एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग को ये पांचों समझ आ गए? हैंड रेज करो अगर समझ आ गया है तो। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगला क्या बनाना है हमें बताओ?
अगला और बड़ा संघर्ष है ट्राइफेनाइलिन। पता है बेटा, सेम मोमेंट का सेम पढ़ाने के बाद आज तक इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने सही बनाया है उन सब बच्चों का अंडर 250 के अंदर रैंक आया है IIT JEE में। मतलब आज मौका भी है ये चेक करने का कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक कितना आ सकता है। बनाओ इसका आंसर कितना आएगा। जितने बच्चों ने इसी क्लास के इसी मोमेंट पे इतना सब समझाने के बाद जिन जिन बच्चों ने इसका सही आंसर बता दिया 10 मिनट के अंदर, इसमें टाइम लगा है लेकिन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर, इनफैक्ट जिन्होंने बताना था 5-6 मिनट में ही बता दिया, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये 3 मिनट्स में आ जाता है। मैं इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सब सारा कुछ समझाने के बाद उन बच्चों का रैंक 250 के अंदर आया है सबका, जिन जिन ने इसका आंसर बताया है। तो आपको अपना रैंक चेक करने का बेहतरीन मौका है। यस सर। सर नहीं ट्राई कर रहे। कितना है अभी? 6। अब तक 6 आया सर। अच्छा, बेंजीन का कितना आया था? 2। नेप्थलीन का? 3, एंथ्रासीन का? 5, पेनिथ्रीन का? एंथ्रासीन का 4 ना? हाँ सॉरी 4। बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, पेनिथ्रीन और ट्राइफेनाइलिन। BNAPT, BNAPT, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका आता है बेटा 9। और सुनो सबसे मजे की बात, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा ना तो इनमें पता सबसे आसान है 9 वाला, और सबसे टफ है ये जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि इसको करने के बाद तो फिर ये बहुत आसान हो गया। देखो कैसे बेटा, यहाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखो जरा बेटा, ये बीच वाला रिंग है, मैं इसको तीनों को शेयर्ड कर रहा हूं। तीनों जो टर्मिनल रिंग है उनमें मैंने क्या कर दिया? शेयर्ड कर दिया। देखो बेटा दिख गया ये? यस सर। अरे तीनों में शेयर्ड कर दिया ना बीच वाली रिंग से। यस सर। अब अगले में मैं 2 शेयरिंग कर रहा हूं और 1 इंडिपेंडेंट कर रहा हूं। तो अब बेटा 3 में से 2 शेयर करने का 3C2 तरीका होगा। बोलो बेटा, 3 में से 3 शेयर करने का कितना तरीका था? 3C3 ना? अरे बोलो भाई। यस सर। 3 में से 2 सिलेक्ट करने का 3C2। तो मैंने ये दोनों सिलेक्ट करे शेयरिंग के लिए, अब मैं ये दोनों भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ बेटा, और ये इंडिपेंडेंट। चेक करो, बोलो। अभी मैंने ये दोनों सिलेक्ट करे थे, ये दोनों, अब मैं ये दोनों भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये इंडिपेंडेंट। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये 3, ये किससे आए? These are 3C2। बोलो भाई। और ये कौन सा था? 3C3। यहां तक सबको बात समझ आ गई? हाँ सर। अब बेटा अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, 3 में से 1 शेयर करा है और
दो इंडिपेंडेंट रखें, एक बार ये शेयर करा दिया, एक बार ये शेयर करा दिए, एक बार ये शेयर करा दिए, बाकी सब इंडिपेंडेंट रख दो। बोलो बेटा, ये जो आया ये क्या है? 3C1, तीन में से एक सिलेक्ट करने का। Yes, sir. अब बेटा एक ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में तीनों शेयर करा दिए थे, वो एक तरीका आया था, दो शेयर कराने के तीन तरीके आए, एक शेयर कराने का तीन तरीका आया, अब एक भी शेयर ना कराओ, ये क्या हो जाएगा? 3C0। बोलो बेटा, यार तीन में से एक भी आपको शेयर नहीं कराना है तो उसका एक ही तरीका होगा ना, मतलब तीनों को अनशेयर्ड कर दो। बेटा पैटर्न देखो, Yes, sir. तीन में तीनों को शेयर करा दिया, तीन में दो को शेयर कराने के 3C2 तरीके होंगे ना। तीन में से अगर दो सिलेक्ट करने हैं तो आप ए बी सिलेक्ट कर सकते हो, आप AC कर सकते हो, आप BC कर सकते हो। तीन में से दो सिलेक्ट करने के तो तीन तरीके हैं ना, तीन में से एक सिलेक्ट करने के भी तीन तरीके हैं। तीन लोग हैं ABC, आप एक बार A को सिलेक्ट कर लो, एक बार B को, एक बार C को, लेकिन तीन में से तीन सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है ना, और तीन में से जीरो सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है। बेटा ये बात समझ आई? Yes, sir. तो Yes, 1 sir. + 3 + 3 + 1 8 हो गया। एक बताओ कौन सा मिसिंग है? बेटा एक बार बीच वाला, वो भी अनशेयर्ड। Yes, sir. ये यूनिक है, ये लोग भूल जाते हैं। कितना आ जाएगा इसका आंसर? बेटा समझ गए? इसके टोटल 9 स्ट्रक्चर आएंगे। बेटा समझ आ गया? मैं इसको 30 सेकंड के अंदर कैसे करूंगा? 8 स्ट्रक्चर तो मैं 30 सेकंड के अंदर ही बना लूंगा। बीच वाले रिंग में को फिक्स करा और तीन को रोटेट करा, एक बार तीनों शेयर्ड, एक बार कोई दो शेयर्ड, तो दो शेयर्ड करने के तीन तरीके हैं, एक शेयर करने का तीन तरीका, 3 3 6, एक 7 और एक में 0 शेयर। 8 स्ट्रक्चर तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। और एक बीच वाला ऐसा बना दो एरोमेटिक कि इनके साथ कॉमन ना हो। 9 स्ट्रक्चर होंगे। बेटा समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भेजे जाएंगे अभी आपको, ठीक है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वो क्वेश्चन आप अभी कर लेना, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।